हेलो स्टूडेंट्स, आपका बायो बुकवर्ड पर वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एलजी। एलजी इन्वायरमेंट को सपोर्ट करने में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसको हम आज डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में हम इसके बेनिफिशियल इफेक्ट को भी देखेंगे और इसके हार्मफुल इफेक्ट को भी देखेंगे। एलगी जो कि क्लोरोफिलस होती है, पिगमेंट्स रखती है और फोटोसिंथेसिस भी करती है। जब फोटोसिंथेसिस करती है तो हमें एक फूड प्रोवाइड करती है और दूसरा एज ए बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन होती है। जो ऑक्सीजन होती है वो एनवायरनमेंट को प्यूरिफाई करती है। अगर वो एलजी प्लैंक्टन एलजी है तो वो एनवायरनमेंट को प्यूरिफाई करेगी। अगर वो एलजी बेंथोस एलजी है, बेंथोस एलजी वो एलजी होती है जो बॉटम ऑफ द शैलो वाटर में ग्रो करते हैं, उसे हम बेंथोस एलजी कहते हैं। अगर वो बेंथोस एलजी है तो ऑक्सीजन जब रिलीज करेगी तो जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होंगे तो उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगी। और फूड जो हमारे पास है तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है एनवायरनमेंट में तो वो एलजी पर डिपेंडेंट होंगे। तो हम इसके बेनिफिशियल इफेक्ट में देखेंगे एज ए प्राइमरी प्रोड्यूसर के तौर पर, एज ए फूड के तौर पर, रूल एज फूडर के तौर पर जितने भी कैटल्स हैं एलजी पर डिपेंडेंट हैं। रोल इन इंडस्ट्री में देखेंगे कि एलजी से कौन कौन से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। रोल इन मेडिसिन में देखेंगे कि कौन कौन सी एंटीबॉडीज बनाई जाती हैं। रोल इन सीवेज डिस्पोजल में देखेंगे कि सीवेज डिस्पोजल वो होता है जो इंडस्ट्रीज और डोमेस्टिक लेवल से जितना भी वेस्ट मटेरियल आता है तो उसमें काफी ज्यादा हैवी मेटल्स होते हैं, तो उसमें क्या रोल प्ले करती है एलजी। और उसका रोल इन मिनरल्स में देखेंगे तो कुछ एलजी जो होते हैं पोटाशियम हो गया, मैंगनीज हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, तो इसका सोर्स होती है। तो वो एग्रीकल्चर में किस तरह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके बाद हमारे पास है हार्मफुल इफेक्ट, जिसमें वाटर ब्लूम आ जाता है, हमारे पास यूट्रोफिकेशन आ जाता है, पैरासाइटिक एक्टिविटीज आ जाता है, ब्लॉकिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड डिजीज इन ह्यूमन। तो हमारा ये लेक्चर काफी लेंथी हो जाएगा, तो आज हम इसके बेनिफिशियल इफेक्ट को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इसके पार्ट 2 में हम इसके हार्मफुल इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन हमारे पास है प्राइमरी प्रोड्यूसर। प्राइमरी प्रोड्यूसर में हम इसके बेनिफिशियल इफेक्ट को डिस्कस करेंगे आज, जिसमें ह्यूमन जो है वो डिपेंडेंट है एलजी पर, डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली भी। अब डायरेक्टली किस तरह है कि जितने भी हमारे पास कंट्रीज हैं जो साहिल समंदर के करीब हैं, जिनका मोस्टली जो एरिया है वो साहिल समंदर पर है, तो वो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं एलजी पर, उनको एज ए फूड के तौर पर यूज करते हैं। और इनडायरेक्टली कैसा है, जो शार्क्स होता है तो उसके लीवर से विटामिन ए और विटामिन डी ऑब्टेन किया जाता है। ह्यूमन शार्क के लीवर से विटामिन ए और विटामिन डी ऑब्टेन करते हैं। अब शार्क से कहां से आता है, शार्क जो होती है वो जितने भी प्लैंक्टन या बेंथिक एल्गी होती है तो एज ए फूड के तौर पर उन्हें यूज करती है। तो विटामिन ए और विटामिन डी एल्गी से शार्क के लीवर में आया और शार्क के लीवर से ह्यूमन में गया, तो ये इनडायरेक्टली ह्यूमन डिपेंडेंट है एल्गी पर। तो फर्स्ट वन हम डिस्कस करते हैं, इसके प्राइमरी प्रोड्यूसर को डिस्कस करेंगे। जो एल्गी होता है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूसर होता है इन एक्वेटिक एरियाज में। जब एल्गी किसी भी एक्वेटिक एरियाज में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगी तो जो जितनी भी पोल्यूशन होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। 10% जो फोटोसिंथेसिस होती है आउट ऑफ 100 में से, कि अर्थ पर जितनी भी फोटोसिंथेसिस होती है उसमें से जो 10% फोटोसिंथेसिस होती है वो एक्वेटिक एल्गी करती है। इसके बाद हमारे पास एल्गी एज ए फूड के तौर पर। एल्गी डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट फॉर्म्स में यूज होती है। एल्गी जो हमारे पास है वो प्रोटीन्स, विटामिन ए, बी, सी एंड ई, लिपिड्स एंड मिनरल्स का सोर्स होती है। हमारे पास पोरफिरा जो हमारे पास होता है वो विटामिन बी और सी का सोर्स होती है। तो इसी तरह डिफरेंट एल्गी डिफरेंट विटामिन का सोर्स होती है। इसके बाद कॉलोनीज ऑफ नॉस्टॉक, जो हमारे पास नॉस्टॉक होता है वो मिक्सोफाइसी यानी सियानोबैक्टीरिया जो हमारे पास होता है, ये इसकी ही एक जीनस है। तो ये कॉलोनीज की फॉर्म में रहता है। जो इसके सेल्स होते हैं वो फिलामेंटस होते हैं और हेटेरोसिस्ट कहते हैं उन्हें। हेटेरोसिस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके पास नाइट्रोजिनेज एंजाइम होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो ये बॉइल्ड किए जाते हैं और यूज्ड होते हैं एज ए फूड इन ब्राजील में। उसके बाद हमारे पास है कोलेरपा रेसिमोजा, इज कल्टीवेटेड फिलीपींस एंड एज ए सोर्स ऑफ फूड के तौर पर। जो हमारे पास कोलेरपा रेसिमोजा है इससे हम कॉमनली नेम सी ग्रेप्स भी कहते हैं। यह भी हमारे पास एक ग्रीन एल्गी होती है जो कि डिवीजन क्लोरोफाइटा में आता है। जो पोरफिरा हमारे पास होती है वो 35% प्रोटीन का सोर्स होती है, 45% कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स होती है, विटामिन बी एंड सी एंड नियासिन का। देखिए विटामिन बी और सी का तो आपको आइडिया होगा। जो नियासिन है तो ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो विटामिन बी का सोर्स होता है और काफी ज्यादा इसमें एसेंशियल ह्यूमन न्यूट्रिएंट्स होते हैं।
उसके बाद हमारे पास है उल्वा लैक्टुका जो हमारे पास है, ये सलाद के तौर पर यूज़ होता है और सोप्स में यूज़ होता है इन स्कॉटलैंड में। उसके बाद हमारे पास द यंग्स टाइप्स ऑफ लेमिनेरिया जो होता है वो ईटन किया जाता है, जिसकी एक पॉपुलर डिश है कंबो के नाम से। जो लेमिनेरिया है वो एडिबल होती है और उसकी एक डिश होती है जिसे हम कहते हैं कंबो के नाम पे। ये एक एमसीक्यूज है इंपॉर्टेंट कि आ सकता है एग्जाम में कि जो कंबो है वो कौन किस एलजी की डिश से बनता है। उसके बाद हमारे पास है एलजी इन स्पेस में, तो हमारे पास क्लोरेला एंड साइनेकोकोकस जो हमारे पास है, इसकी एक इंपॉर्टेंट रीजन ये है, जो हमारे पास क्लोरेला होता है वो ऑक्सीजन की तो एक प्रोडक्शन करता है, क्योंकि हम स्पेस में जब जाते हैं तो वहां पर हमें ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होती है। तो इसी वजह से जो क्लोरेला होती है ये एक ऑक्सीजन को ज्यादा प्रोवाइड करती है और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करती है। तो इसी वजह से जो ये सोर्स होती है स्पेसशिप में या न्यूक्लियर सबमरीन में, तो रीजनरेटिंग द फूड एंड वाटर रिसाइकल ऑर्गेनिज्म में। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डायटम, जो कि बेसिलरियोफाइसी के ही मेंबर्स हैं हमारे पास। तो ये माइक्रो एल्गी ही होते हैं, ये सोर्स ऑफ फूड के तौर पर होता है फ्रॉम मैराइन फिशेज के तौर पर। जितने भी मैराइन फिशेज होते हैं जो कि ये माइक्रो एल्गी होती हैं, तो ये उसे एज ए फूड के तौर पर यूज करती हैं और यही फिशेज ह्यूमन कंज्यूम करते हैं इन्हें। तो इसके बाद अब कुछ एलजी है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के रिलेटेड भी, और इसी वजह से हम इसको अलग डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल के साथ। अगर एग्जाम में आ जाता है बेनिफिशियल इफेक्ट वगैरह, तो आप इसको इसके ये बेनिफिशियल इफेक्ट लिख सकते हैं, 8 से जो 9 है तो ये आपके लिए काफी होंगे, ये आपके लिए इजी भी है। अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिख लें, लेकिन एमसीक्यूज के रिलेटेड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसी वजह से मैंने इसको थोड़ा अलग स्लाइड में लिखा है। तो हम क्लोरेला को हमने पहले भी डिस्कस किया, हम इसको देख लेते हैं। जो क्लोरेला हमारे पास होता है ये स्पेस रिसर्च सेंटर और न्यूक्लियर सबमरीन में यूज होता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन जनरेट करता है। इसके बाद हमारे पास जो क्लोरेला है वो 30% कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स होता है, 30% प्रोटीन का और 15% लिपिड्स का होता है, और उसमें विटामिन बी और दूसरे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। इसके बाद हमारे पास लेमिनेरिया आ जाता है, ये 57% कार्बोहाइड्रेट से होता है और उसकी जो पॉपुलर डिश होती है जो एडिबल होती है उसे हम कंबो कहते हैं। ये फियोफाइसी का ही एक जीनस है। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉन्ट्रस आ जाता है, जो कि हमारे पास रेड एल्गी है। इसका जो कॉमन नेम है वो है आयरिश मोस है और इसे कुक्ड किया जाता है मिल्क के साथ, और इसकी जो पॉपुलर डिश है इसे कहते हैं बैलेंस मैंज। ठीक है, जो इसकी पॉपुलर डिश है वो है बैलेंस मैंज। इसके बाद पोरफेरा जो हमारे पास है, ये भी हमारे पास रोडोफाइसी में ही आता है और ये जितने भी कोल्ड वाटर होता है उसमें ग्रो करता है। ये तकरीबन 70 स्पीशीज पर मुश्तमिल होता है। पोरफेरा जो हमारे पास है ये एक जीनस है, तो ये सीवीड है प्रोडोफाइसी का, और ये सोर्स होता है 45% कार्बोहाइड्रेट्स, 35% प्रोटीन एंड विटामिन बी का होता है। और इसकी जो पॉपुलर डिश यूज होती है वो है आसाकोसा नोरी, जिसमें हमारे पास जो स्पीशी है पोरफिरा टेनेरा। पोरफिरा हमारे पास जनर है, जो टेनेरा है ये स्पीशी है। तो पोरफिरा टेनेरा जो आसाकोसा नूरी में एडिबल जो एल्गी है वो यूज होती है डिश, तो आसाकोसा नूरी के नाम से होती है। तो उसके बाद हमारे पास स्पाइरुलिना है, जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी की ही एक हमारे पास ये स्पीशी है। ये 60% प्रोटीन का पर होती है, विटामिन भी होते हैं इसमें, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का सोर्स होती है। उसके बाद जो स्पाइरुलिना हमारे पास है वो इंडिया में एज ए टैबलेट के तौर पर यूज होती है। टैबलेट है स्पाइरुलिना, जितने भी उसमें आपको न्यूट्रिएंट्स या विटामिन होंगे वो आपको एक टैबलेट इन शॉर्ट फॉर्म में आपको होंगे। टैबलेट से लो जितने भी आपको विटामिन चाहिए होंगे, विटामिन वगैरह जो स्पाइरुलिना से आप लें, उसको अपने लेवल पर डिफरेंट इंडस्ट्रीज में जाएं, वहां पर उसको एडिबल बनाने के लिए काफी ज्यादा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है ना। लेकिन जो भी चीज आपको एडिबल बनती है, अब मैराइन एल्गी से डायरेक्ट तो आप उसको एडिबल नहीं कर सकते ना, तो उसको डिफरेंट प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसके बाद आप उसको इजीली खा सकते हैं, वो आपके लिए हार्मफुल नहीं होती। तो अब आप टैबलेट के तौर पर यूज कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास स्पायरोजेरा, जो कि हमारे पास क्लोरोफाइसी की एक स्पीशी है। साउथ इंडिया में इसकी जो डिश यूज होती है, फेमस डिश है ग्रीन लेवर के नाम से। स्पायरोजेरा की जो डिश है इंडिया में वो ग्रीन लेवर के नाम से है, और ये स्पायरोजेरा है वो रेगुलर कल्टीवेटेड किया जाता है जापान, कोरिया एंड ताइवान में। इस तरह उल्वा जो हमारे पास है ये भी एक मैराइन ग्रीन एल्गी है और ये जापान में यूज होती है। इसकी जो हमारे पास डिश है वो है उनूरी की, जो इसकी हमारे पास डिश है वो है उनूरी की।
और ये जापान में सलाद के तौर पर भी यूज़ होता है। देखिए बार-बार जापान आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि जापान को जो मोस्टली डिपेंडेंट है वो एलजी पर ही होता है। इनका 25% जो डेली का फूड है ना, वो इनके सीवीड्स ही होते हैं। तो उसके बाद हमारे पास है नोस्टॉक आ जाता है, जो कि मिक्सोफाइसी का ही एक ये मेंबर है। ये चाइना में सूप के तौर पर यूज़ होता है और इसे बॉयल किया जाता है। हमारे पास जो नोस्टॉक होता है वो कॉलोनी की फार्म में होता है। कॉलोनी की फार्म में होता है तो वो फिलामेंटस भी होता है। जब वो फिलामेंटस कॉलोनी की फार्म में होगा तो वो एज़ ए सूप के तौर पर भी यूज़ होगा। तो उसके बाद हमारे पास है मोनोस्ट्रोमा, जो कि एक ग्रीन मैराइन एल्गी है और वो जापान में इसकी कॉमन डिश है, वो भी है उनोरी है। देखिए इन दोनों की डिश जो है वो उनोरी ही है। तो ये एमसीक्यूज के लिए काफी इंपॉर्टेंट थी कि स्पेस फूड जो हमारे पास यूज होती है वो कौन सी एलजी यूज होती है। क्लोरेला यूज होती है। लेमिनेरिया की डिश का आपको आइडिया होना चाहिए। कम्बो कॉन्ड्रस का डिश का पता होना चाहिए। पोर्फिरा का पता होना चाहिए कि आशा कोसन हो रही। तो ये जो हमारे पास है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी एमसीक्यूज के रिलेटेड। तो फूड के हिसाब से एग्जाम में आप जस्ट यही लिख सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एलजी एज ए फूडर के तौर पर, कि जितने भी एनिमल्स होते हैं वो एलजी को एज ए फूडर के तौर पर यूज करते हैं। कि कौन कौन सी एलजी यूज होती है। फर्स्ट वन हम है हमारे पास रोडीमीनिया पाल्मेट, जो कि फूड के तौर पर सोर्स, जो कि शीप्स इन नॉर्वे में फूड के तौर पर यूज होती है। उसके बाद हमारे पास है लेमिनेरिया पल्विटिया, हमारे पास एस्कोफाइलम जो फियोफाइसी यानी ब्राउन एल्गी के ही मेंबर हैं। ये स्पीशीज ये यूज होते हैं, कैटल के फूड के लिए यूज होते हैं। इसके बाद हमारे पास ग्रेट ब्रिटेन यानी यूके आ जाता है, फ्रांस आ जाता है, पैसिफिक कोस्ट ऑफ यूएसए। पैसिफिक कोस्ट मीन बहरुल कायल। कैल्प्स आर चोप्ड फॉर शीप एंड चिकन। यहाँ पर जो कैल्प्स होते हैं उन्हें कट किए जाते हैं शीप और चिकन के फीड के लिए। कुछ कंट्रीज होती हैं जिस तरह जापान हो गया, डिफरेंट कंट्रीज हैं, जस्ट जापान ही तो नहीं है ना, वहां पे अब स्कॉटलैंड हो गया, उसके बाद काफी ज्यादा कंट्रीज हैं। तो ये क्या करते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज डोमेस्टिक लेवल पे लगाती हैं जो एलजी को वहां से लेकर एडिबल के लिए सुटेबल करती हैं। तो वो फूड के तौर पर जो यूज करते हैं वो फीड के लिए पोल्ट्री और पिग्स के लिए यूज करते हैं। जो सीवीड्स हमारे पास होता है वो यॉक में आयोडीन और कैरोटीन के कंटेंट को इंक्रीज करता है। इसके बाद जो हमारे पास एक नेक्स्ट वन अलग से है, तो वो क्या करता है, सीवीड जो हमारे पास है वो हैन के एग लेइंग कैपेसिटी को भी इंक्रीज करता है। तो इसके बाद हमारे पास सीवीड्स है, पल्विटिया आ जाता है, इंक्रीज द मिल्क कैपेसिटी ऑफ कैटल व्हेन यूज्ड इन इंग्रेडिएंट्स इन काउ फीड में। जो हमारे पास सीवीड्स होता है पल्विटिया, तो उसमें जो उसको फीड के तौर पर दी गई है, तो उसमें ये देखा गया है कि जितने भी फैट्स और प्रोटीन थी उनकी जो कंसंट्रेशन थी वो काफी ज्यादा इंक्रीज थी। इन चाइना सरगैसम इज यूज्ड एज फूडर के तौर पर। चाइना में जो सरगैसम है वो फूडर के तौर पर यूज होती है। इसके बाद हमारे पास है रोल इन इंडस्ट्री, कि अब एलजी हमारे पास है उससे कौन कौन से प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, और हम जो उनमें से फेमस है हम उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास है अगर अगर। अगर अगर है क्या दरअसल, देखें अब आपको इधर डाटा में नहीं मिलेगा, आपको डाटा में लिखा है कि आपको थोड़ा सा इजी हो जाए। अब आपने थोड़ा फोकस करना है। जो अगर होता है ये जेली लाई यानी म्यूसिलेज सब्सटेंस होता है जो रेड एल्गी के सेल वॉल से ऑब्टेन होता है, और जो इसका सोर्स होता है वो जेलिडियम ग्रेसिलेरिया एंड गिगल्टीना होता है, जो कि हमारे पास ये रेड एल्गी हैं। 1939 तक जापान सबसे बड़ा कंट्री था जो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट अमाउंट में आगर को प्रोड्यूस कर रहा था। आगर से जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उसमें हमारे पास आ जाता है प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स, लेदर, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में आ जाता है, और मोस्टली इसका यूज बेट फूड में और इंडस्ट्री में यूज होता है। इसके बाद इसका आप देखेंगे कि कल्चर मीडिया फॉर एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया एंड प्लांट टिश्यू इन बायोलॉजिकल लेबोरेटरीज में यूज होता है। इसके बाद हमारे पास है एल्जीनिक एसिड। एल्जिन जो होता है ये एडिबल पॉलीसेकेराइड होता है जो रेड और ब्राउन एल्गी के सेल वॉल के प्राइमरी वॉल और मिडल लेमिनास में प्रेजेंट होता है। तो एल्जीनिक एसिड जो हमारे पास होता है वो पेंटिंग, पेस्ट और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है। उसके बाद हमारे पास एल्जीनिक एसिड है वो प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक, रबर और आर्टिफिशियल फाइबर में यूज होता है। उसके बाद हमारे पास आता है कैराजिनन, जो कि हमारे पास रेड एल्गी की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। ये भी जेली लाइक सब्सटेंस होता है। इसके जो मैन्युफैक्चर है यानी प्रोडक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट वो फूड इंडस्ट्री,
टेक्सटाइल्स में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड लेदर इंडस्ट्री में यूज होता है। इसके बाद हमारे पास है डाईएटोमाइड, इज यूज्ड होता है इन सॉल्यूशन ऑफ रेफ्रिजरेटर, बॉयल्स, पाइप्स एंड क्लीनिंग एजेंट ऑफ सम सॉल्वेंट्स। अब देखें डाईएटोमाइन होता क्या है। हमारे पास जो बेसिलियरोफाइसी होता है, डाईएटोमाइन होते हैं, इनकी जो सेल वॉल्स होती हैं, सेल वॉल जो हमारे पास होती है वो हाइपोथिका और एपिथिका होते हैं, जिसे हम फ्रूस्ट्यूल्स कहते हैं। जब ये डेड हो जाती हैं तो ये सीज या ओशन के बॉटम में जाकर अकामुलेट होना हो जाते हैं। जब ये अकामुलेट होती हैं तो ये सेडिमेंट्स बनाती जाती हैं, और इनके सेडिमेंट्स बनाती हैं तो साइंटिस्ट का कहना है कि जो ये हमारे पास डाईएटोमाइन होता है, इसमें 11% जो ऑयल होता है। तो साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि जहां पर एटोमाइन आपको डाईएटोमाइन का फॉसिल नजर आएगा तो वो भी एक इंडिकेशन होती है कि यहाँ पर ऑयल प्रेजेंट है। तो इसी वजह से डाईएटोमाइन है वो डिफरेंट पर्पज के लिए यूज होता है, जिसमें रेफ्रिजरेटर के लिए इस्तेमाल होता है इंसुलेशन में, बॉयलर्स, पाइप्स, क्लीनिंग एंड एजेंट ऑफ सम सॉल्वेंट्स में यूज होता है। इसके बाद एलजी ह्यूमन की लाइफ को सेव करने में कितना इंपॉर्टेंट रोल है, उसमें हमारे पास एक एंटीबायोटिक है क्लोरेलिन, जो ऑब्टेन होती है क्लोरेला से। इट इज इफेक्टिव होती है अगेंस्ट द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि क्लोरेला जो होता है उससे कौन सी एंटीबायोटिक बनाई जाती है, तो हमारे पास क्लोरेलिन होती है। उसके बाद हमारे पास है कारा प्लांट्स, यूज टू किल द मॉस्किटो लार्वा। लार्वा एक स्टेज होती है मॉस्किटो की, तो कारा जो होता है वो किल द मॉस्किटो लार्वा। उसके बाद अगर अगर जो होता है इज ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडम, इट इज यूज्ड ए लैक्सेटिव। लैक्सेटिव जो होता है वो कब्ज कुशा के लिए यूज होता है, कब्ज को दूर करने के लिए यूज होता है। तो अगर अगर की जो मेडिसिन होती है वो लैक्सेटिव होती है। अगर अगर यूज्ड होता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पिल्स एंड ऑइंटमेंट्स। पिल्स जो हमारे पास गोले होते हैं, जो हमारे पास ऑइंटमेंट्स होते हैं, जो कि किसी भी वाउंड्स के लिए यूज होते हैं, जितने भी वाउंड्स होते हैं उसके लिए हम ऑइंटमेंट्स यूज करते हैं, तो अगर उसमें भी यूज होते हैं। इधर आपको ये क्लोरेला की एंटीबायोटिक्स नजर आ रही हैं, और आपको इधर अगर के कुछ प्रोडक्ट्स भी नजर आ रहे हैं। तो सेम इसके बाद हमारे पास है एलजी इन सीवेज डिस्पोजल में। जो हमारे पास सीवेज डिस्पोजल होता क्या है, कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं या डोमेस्टिक लेवल में हमारा जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है, तो उसमें काफी ज्यादा हैवी मेटल्स होते हैं, उसमें ऑक्सीजन की काफी ज्यादा डेफिशिएंसी होती है। तो जितने भी एलजी जो होती है, इसके बाद है एलजी इन सीवेज डिस्पोजल में। सीवेज डिस्पोजल जितने भी इंडस्ट्रीज या डोमेस्टिक लेवल में जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है, तो उनमें काफी ज्यादा हैवी मेटल्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो कि बहुत ही पोल्यूटेड वाटर होता है। तो एलजी इसमें कितना इंपॉर्टेंट रोल करती है, हमारे पास कुछ एलजी है, क्लेबेनोनास, क्लोरेला, पेंडोरिना, यूरिडिन है, ये जो कि ग्रीन एलजी हैं। तो ये ऑक्सीजन की प्रोडक्शन करती हैं। जब ये वाटर में ऑक्सीजन की प्रोडक्शन करेंगी तो ये वाटर की पोल्यूशन को डिक्रीज करेंगी। अब वाटर में कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, वो बैक्टीरिया जो डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब वो करेंगे तो वो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन वहां पर उनको ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, तो इसी वजह से वो उनको डिकम्पोज नहीं कर पाते। तो एलजी जो हमारे पास है, एक तो वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं एरोबिक बैक्टीरिया जो कि बॉटम में प्रेजेंट होते हैं, तो इसी तरह ऑक्सीजन एलजी से ऑब्टेन करते हैं, और अपनी जो एक्टिविटी होती है डिकम्पोज करने की वो कंटिन्यू रखते हैं, और दूसरा पोल्यूशन भी कम होती है। They are mainly useful to clean the water by releasing the oxygen. They are also modified by carbonate materials in water into nitrogen, potassium, phosphorus and fertilizer में। देखिए जो हमारे पास क्लोरेला होता है उसमें नाइट्रेट्स और फास्फेट जो हमारे पास होते हैं, कुछ हैवी मेटल्स होता है, तो ये उनको अपने मेटाबॉलिज्म के लिए यूज करती है और ऑक्सीजन की प्रोडक्शन करती है। तो इसी तरह कुछ मेटल्स जो होते हैं हमारे पास, हैवी मेटल्स होते हैं, तो इस तरह उनको भी डिक्रीज करती है। अगर हम इस डायग्राम में देखें, जो हमारे पास ये है एलजी है, हमारे पास प्लैंकटन एलजी है जो सरफेस ऑफ द वाटर पे ग्रो करती है। तो ये सन से लाइट ऑब्टेन करती है और फोटोसिंथेसिस करती है। फोटोसिंथेसिस में जो इसका ऑक्सीजन प्रोडक्ट है वो बैक्टीरिया को प्रोवाइड करती है। देखिए इसकी भी एक लॉजिक है, बैक्टीरिया को प्रोवाइड क्यों करती है, बैक्टीरिया जो होता है वो एज ए डिकम्पोजर के तौर पर यूज करते हैं। अब हमारे पास जो वेस्ट मटेरियल है इंडस्ट्रीज या डोमेस्टिक लेवल का, तो उसमें काफी ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होंगे और कुछ हैवी मेटल्स भी होंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया तो लाजमी चाहिए। तो बैक्टीरिया को सर्वाइव करने के लिए
अपनी एक्टिविटी को क्वांटिटी करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया है तो ऑक्सीजन ये एल्गी से ऑब्टेन करेगा और अपनी एक्टिविटी कंटिन्यू रखेगा। इस तरह वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिकम्पोज करेगा। और वाटर में मौजूद डिफरेंट जो हमारे पास हैवी मेटल्स होते हैं, तो क्लोरेला जो हमारे पास ग्रीन एल्गी है, ये नाइट्रेट और फॉस्फेट को अपने मेटाबॉलिज्म के लिए यूज करती है। तो इसी तरह वाटर की जो पोल्यूशन होती है वो भी डिक्रीज हो जाती है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मिनरल्स। ब्राउन सीवीड जो हमारे पास होता है वो सोर्स होते हैं पोटाश का, सोडा, आयोडीन का, और कुछ सीवीड्स होते हैं जो रिच सोर्स होते हैं आयरन, जिंक, कॉपर, मैंगनीज का। जो हमारे पास ये सीवीड्स होते हैं वो काफी ज्यादा मिनरल्स का सोर्स होते हैं, जो कि एग्रीकल्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हमने आज डिस्कस किया जो है इसके बेनिफिशियल इफेक्ट को डिस्कस किया है। तो हमारा लेक्चर काफी लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए हम जो इसके हार्मफुल इफेक्ट होंगे तो हम उनको डिटेल के साथ नेक्स्ट इसी का हम पार्ट 2 बनाएंगे, जिसमें हम उसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पर बायो बुक वर्ल्ड और सेम फेसबुक पर बायो बुक वर्ल्ड के नाम से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको जितनी भी ये पीडीएफ होगी या डाटा होगा तो आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके हार्मफुल इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टाटा।